वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। चलिए आज का नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट है हमारा थर्ड। इससे पहले हम 2 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट हमारा थर्ड जो है उसको अभी हम करते हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम बच्चों। पहला क्वेश्चन है हमारा, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम ऑफ द सेंटेंसेस हैव एरर्स एंड सम हैव नन। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हैज एन एरर एंड मार्क करस्पॉन्डिंग टू द अप्रोप्रिएट लेटर ABC। इफ देयर इज नो एरर योर आंसर इज D। तो बेसिकली आपको सीधे सीधे शब्दों में समझाएं तो ये एरर्स के क्वेश्चन हैं और वो आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले वाला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ही हैज़ अ लार्ज फैमिली टू केयर। अब इसमें हमको देखना है कि एरर किस में है। तो बेसिकली यहाँ पर एरर जो है वो सी पार्ट में है। सी पार्ट में एरर क्या है वो आप देख लें। सी पार्ट में एरर ये है कि यहाँ पर फॉर लगाना चाहिए। तो ये हो जाएगा ही हैज़ अ लार्ज फैमिली टू केयर फॉर। अब आप बोलोगे कि फॉर क्यों आना चाहिए यहाँ पर, तो बेसिकली समझना ये है हमें कि टू के बाद ये जो केयर वर्ड लिखा हुआ है ये एक वर्ब होता है, ठीक है। केयर वर्ब के बाद हमेशा हमें फॉर का यूज करना पड़ता है। अगर अभी तो ये इन्फिनेटिव के फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम इसे मेन वर्ब के रूप में भी लिखेंगे तो अगर आपको लिखकर मैं दिखाऊं तो आपको समझ में आएगा कि केयर के बाद हमेशा फॉर लगाना पड़ता है। जैसे आई केयर फॉर माई फैमिली। तो अब ध्यान से देखा आपने कि जब मैंने केयर को मेन वर्ब में यूज किया तो अगर मैं अपने केयर फैमिली की करता हूं तो केयर के साथ फॉर लगाना पड़ता है। अब ऐसे ही अगर यहां पर देखें तो केयर किसके लिए की जा रही है, फैमिली के लिए। तो ये बेसिकली 2+V1 से पहले हमने केयर का ऑब्जेक्ट फैमिली लिखा हुआ है, लेकिन वहां पर फॉर नहीं लिखा हुआ है, तो यहां पर केयर फॉर आ जाता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल देके मैं समझाता हूं, आई हैव अ चेयर टू सिट। अब आप ध्यान से देखो कि ये जो सिट वर्ब है, सिट वर्ब जो होता है वो इंट्रांसिटिव वर्ब होता है और इंट्रांसिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट जो होता है वो प्रीपोजिशन का बनता है। कहने का मतलब है कि ये वर्ब इंट्रांसिटिव है और इसका अगर जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो प्रीपोजिशन के बाद आना चाहिए। अब आप ध्यान से देखो इस सिट वर्ब का ऑब्जेक्ट बेसिकली कौन है, चेयर। तो अगर इस सिट वर्ब का ऑब्जेक्ट चेयर है, सिट किस पर बैठेगा, वो चेयर पर। तो सिट जो होता है वो इंट्रांसिटिव वर्ब होता है। इंट्रांसिटिव वर्ब के बाद चेयर उसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, लेकिन चेयर का सिट से कोई लेना देना है, तो चेयर के लिए हमें एक प्रपोजिशन लगानी पड़ेगी, सिट ऑन द चेयर। तो यानी कि आई हैव अ चेयर टू सिट ऑन। अगर मैं बोलूं आई हैव अ होम टू लिव इन, तो हमेशा ध्यान रखो जब भी 2+V1 लास्ट में आता है, अगर वो वर्ब इंट्रांसिटिव है और उसका जो पहले जो वर्ड लिखा हुआ है अगर वो उसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तब तो हमें प्रीपोजिशन लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर वो उसका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो यहाँ प्रीपोजिशन आपको हर हालत में लगानी पड़ेगी। जैसे एग्जाम्पल लिखा, आई हैव अ हाउस टू लिव। अब हमें मालूम है कि लिव वर्ब जो होती है वो इंट्रांसिटिव होती है। लिव वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हाउस नहीं हो सकता। अब हाउस नहीं हो सकता तो ऑब्वियसली ये किसी ना किसी का तो ऑब्जेक्ट बना है, तो ये किसका बनेगा, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो इन लगाओगे तो ऐसे हो जाएगा, आई हैव अ हाउस टू लिव इन। तो ऐसे ही यहां पर क्या होगा, आई हैव, ही हैज अ लार्ज फैमिली टू केयर फॉर। आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी बच्चों आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। These poisonous gases will affect our health। तो जिन बच्चों ने अभी वर्ब पढ़ी है मेरे से उन सबको पता होगा इफेक्ट में और अफेक्ट में क्या फर्क होता है। इफेक्ट हमारा नाउन होता है और अफेक्ट हमारा वर्ब होता है। अब हम ध्यान से देख लें एक बात कि यहां पर हमें वर्ब की नीड है या फिर नाउन की नीड है। तो आपको पता है कि विल हमारी हेल्पिंग वर्ब है और उसके बाद वर्ब ही आती है, लेकिन देखो यहाँ नाउन फॉर्म लिखा हुआ है, तो इफेक्ट काटोगे और क्या लिखोगे, अफेक्ट। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। राम वॉज सीनियर टू श्याम इन कॉलेज। अब ये वाला क्वेश्चन आपको एडजेक्टिव में मैंने पढ़ाया होगा कि कुछ वर्ड्स होते हैं हमारे जिनके लास्ट में IOR वर्ड लगा होता है, जैसे सीनियर, जूनियर, प्रायर, आपके ये वर्ड होते हैं। इनके बाद ना देन नहीं लगता, अगर यहाँ देन लगा होता तो यहाँ एरर होता है। इनके बाद टू ही लगता है, तो इस हिसाब से इसमें नो एरर है। तो बेसिकली ये 3 क्वेश्चन हमने यहाँ पर देखे। अगर आपने इन्हें ठीक से पढ़ा होगा तो ये इजीली आप कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेंटेंसेस आर गिवन विद ब्लैंक्स टू बी फिल्ड इन विद एन एप्रोप्रिएट वर्ड्स। 4 अल्टरनेटिव्स आर सजेस्टेड फॉर ईच क्वेश्चन, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ द 4। तो बेसिकली आपको ये समझना है कि इन फिल इन द ब्लैंक्स में से इन चारों में से कौन सा वर्ड एप्रोप्रिएट आना चाहिए। तो ध्यान से देख लेते हैं हम। हैड आई सेव्ड मनी आई डैश अ न्यू कार। तो जिन बच्चों ने भी कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़े होंगे तो पहला वाला सेंटेंस उनके लिए कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है।
तो हैड आई सेव्ड जैसे ही आपने देखा तो ये थर्ड कंडीशनल बन गया, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म बनती है तो ये थर्ड कंडीशनल बनता है। थर्ड कंडीशनल है तो उसका जो आउटकम निकलता है उसमें हम क्या करते हैं, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो विल परचेज नहीं होगा, वुड परचेज नहीं होगा, परचेज नहीं होगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वुड हैव परचेज। तो फर्स्ट का आंसर हमारा होना चाहिए वुड हैव परचेज। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। द प्रिंसिपल कॉल्ड एन एक्सप्लेनेशन फॉर द क्लर्क्स। अब प्रिंसिपल कॉल्ड, अब आपको ध्यान रखना है कि कॉल्ड फॉर, यहां पर हमारा आंसर बनेगा कॉल्ड फॉर, क्योंकि कॉल्ड फॉर का मतलब होता है डिमांड। ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है, कॉल्ड फॉर का मतलब होता है बेसिकली डिमांड। तो कॉल्ड फॉर आएगा यहां पर। दूसरा अगर हम बात करें कॉल ऑन, कॉल ऑन की बात करें तो कॉल ऑन का मतलब होता है आस्क, ठीक है, कॉल ऑन का मतलब क्या होता है, आस्क। तो यहां पर कॉल्ड आउट, कॉल्ड इन सब के अलग मतलब हैं, लेकिन कॉल्ड फॉर का मतलब होता है डिमांड करना। तो एक एक्सप्लेनेशन डिमांड किया, इसलिए यहां पर क्या बनना चाहिए, कॉल्ड फॉर बनना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द डैश क्राउड गेव द विक्टोरियस टीम अ टमल्टस वेलकम। अब यहां पर क्राउड के लिए एडजेक्टिव डालना है आपको, ठीक है। ट्रबलसम इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि यहां पर जो कॉन्टेक्स्ट चल रहा है वो पॉजिटिव चल रहा है, तो पॉजिटिव में ट्रबलसम क्राउड नहीं हो सकती क्योंकि उन्होंने उन्हें एक वेलकम दिया है। तो वो क्राउड कैसी होनी चाहिए, खुश होनी चाहिए, तो नॉइसी नहीं हो सकती, एरोगेंट नहीं हो सकती। जुबिलियंट का मतलब होता है वेरी हैप्पी, तो यहां पर आंसर हमारा क्या होना चाहिए बच्चों, वेरी हैप्पी, जुबिलियंट। नेक्स्ट है हमारा इट इज आवर ड्यूटी टू गेट डैश द ट्रूथ। तो अब यहां पर जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो एक दिया हुआ है टू, एक दिया है ओवर, एक दिया है इनटू और एक दिया है एट। तो बेसिकली इसका तो आंसर एट होना चाहिए, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि गेट एट का मतलब क्या होता है। तो गेट एट का सीधा सीधा मतलब क्या होता है आप समझ लो, ठीक है। तो गेट एट का मतलब होता है टू फाइंड आउट, टू फाइंड आउट। तो गेट एट के लिए आपको क्या लगाना है, फाइंड आउट करना। तो यहां फाइंड आउट का ही क्या है हमारा सेंस दे रहा है, तो आपको ध्यान रखना है इस बात का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव्स चूज द अल्टरनेटिव व्हिच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। यानी कि मतलब आपको यहाँ सिनोनिम्स बनाने हैं इसके। तो ये वाला सिनोनिम मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, डिलीजेंट का मतलब होता है वेरी हार्ड वर्किंग, जो बहुत मेहनती होता है उसको हम कहते हैं। तो देखो यहाँ पर आंसर है हमारा हार्ड वर्किंग, ठीक है। तो डिलीजेंट का मतलब आप सबको समझ में आना चाहिए, हार्ड वर्किंग होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका मतलब। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव्स चूज द अल्टरनेटिव व्हिच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। तो यहां पर आपको सिनोनिम देखना है। तो सबसे पहला सिनोनिम है हमारा डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब होता है कोई भी ऐसा व्यक्ति जो वो हार्ड वर्किंग हो, बहुत मेहनत करता हो, बहुत इंडस्ट्रियस हो, ऐसे बंदे को हम डिलीजेंट कहते हैं। तो डिलीजेंट का जो सिनोनिम है वो क्या है हमारा, हार्ड वर्किंग होगा। ऐसे ही नेक्स्ट वर्ड है हमारा टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट का मतलब होता है कोई तूफान टाइप, ठीक है। तो टेम्पेस्ट का मतलब हो गया स्टॉर्म, ना कि टेम्पटेशन, ना टेम्परेचर, ना डार्म। तो ये हो जाएगा स्टॉर्म, ठीक है। तो टेम्पेस्ट का मतलब हुआ स्टॉर्म। नेक्स्ट है हमारा वर्ड डेफर। डेफर का मतलब होता है जब आप किसी काम के लिए डिनाई कर देते हो, डिफाई कर देते हो, या आप किसी काम के लिए मना कर देते हो, इसको हम कहते हैं डेफर करना। तो डेफर का मतलब हुआ हमारा डेफाई, ना कि डिफर या पोस्टपोन। अच्छा, एक्चुअल में यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है बच्चों। ये वाले तीन जो हैं हमारे सिनोनिम्स हैं, बाकी ये जो दो हैं वो हमारे क्या हैं, एंटोनिम्स हैं, ध्यान रखना। ये वाला रेलिंक्विश वाला और बैरन वाले का हमें एंटोनिम फाइंड आउट करना है। तो फोर्थ का अगर मैं रेलिंक्विश की बात करूं तो रेलिंक्विश का मतलब होता है टू गिव अप। किसी चीज के लिए हम क्या कर देना, हार मान जाना या छोड़ देना किसी चीज को। तो रेलिंक्विश का मतलब है छोड़ देना, गिव अप कर देना। तो रीइंस्टेट तो नहीं होगा, इसका मतलब डिस्प्लेस भी नहीं होगा, रिक्लेम भी नहीं होगा, इसका मतलब होगा रिटेन करना। रिटेन करने का सीधा सीधा मतलब है जिस चीज को आपने दे दिया उस चीज को आपने दोबारा से प्राप्त कर लिया। इसका मतलब रेलिंक्विश का मतलब टू गिव अप और रिटेन का मतलब टू गिव बैक, टू टेक बैक। पांचवा है हमारा वर्ड बैरन। तो बैरन का मतलब आप सबको पता है, बैरन का मतलब होता है बंजर। बंजर जहां कुछ भी नहीं उगता हो, जहां पर कोई भी फसल, कोई भी घास या कोई भी फूस ना उगती हो, जैसे कि रेगिस्तान, ऐसी जगह को हम, ऐसी धरती को हम बैरन कहते हैं। तो बैरन का अपोजिट यहाँ पर पहला ही है, फर्टाइल हो जाएगा, बाकी ये सारे गलत हो जाएंगे हमारे। तो आई होप कि ये सारी की सारी बातें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों।
फटाफट से देख लेते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस 4 अल्टरनेटिव्स आर गिवन फॉर द इडियम फ्रेज अंडरलाइन इन द सेंटेंस, चूज द अल्टरनेटिव व्हिच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग इन द इडियम फ्रेजेस। सीधा सीधा मतलब ये है कि बच्चों यहाँ पर आपको इडियम फ्रेज फाइंड आउट करना है, तो जो भी अंडरलाइन इडियम है उसका नीचे हमें क्या दे रखा है, मीनिंग दे रखा है, वो आपको पता करना है। जॉर्ज एंड आई आर नेबर्स बट वी डोंट सी आई टू आई विद ईच अदर। तो ये जो वर्ड है ना आई टू आई, एक इडियम होता है जिसका मतलब होता है एग्री होना किसी से। तो वो क्या कह रहा है, डोंट, मतलब वो किसी से एग्री नहीं है, मतलब जॉर्ज और दोनों नेबर्स हैं लेकिन फिर भी वो एक दूसरे के बात से एग्री नहीं होते। आई टू आई का मतलब होता है एग्री होना, तो लाइक नहीं होगा, इंटरेक्ट नहीं होगा, हमारा आंसर एग्री हो जाएगा, फाइट भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द क्वेश्चन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज अ हार्ड नट टू क्रैक। तो यहां पर हमारा ये हो जाएगा हार्ड नट टू क्रैक। हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है बहुत डिफिकल्ट टास्क, बहुत मुश्किल काम को हम हार्ड नट टू क्रैक इडियम के लिए यूज करते हैं। तो देखो इसका पहला ही आंसर है डिफिकल्ट टास्क, बाकी हमारे ये आंसर नहीं होंगे। नेक्स्ट है हमारा ड्रॉपिंग लाइक अ फ्लाई। तो ड्रॉपिंग लाइक अ फ्लाई जो होता है वो एक ऐसा इडियम होता है जहां पर लोग थक कर या परेशान होकर या बेहोश होकर गिर जाते हैं, उनको कहते हैं पीपल वर ड्रॉपिंग लाइक अ फ्लाई इन द इंटेंस हीट, मतलब एग्जॉस्ट हो जाना किसी तरीके से। तो इसका मतलब होता है कोलैप्सिंग इन लार्ज नंबर्स, ना कि ये होगा, ठीक है। तो ड्रॉपिंग लाइक अ फ्लाई मतलब जैसे कि मक्खियां एकदम गिरती हैं फटाफट, ऐसे ही लोगों का गिरने को हम क्या कहते हैं, ड्रॉपिंग लाइक अ फ्लाई। फोर्थ क्वेश्चन जो है वो हमारा इडियम से नहीं है बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन जो है वो हमारा सेंटेंस को करेक्ट करने से है। बेसिकली इसमें से हमें इंप्रूवमेंट करना है सेंटेंस में, और कहां पर, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट नॉवेल्स दैट हैव को इंप्रूव करना है हमें, ठीक है। तो हमें इंप्रूवमेंट देखना है। अब तुम ध्यान से देखो यहाँ पर, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट नॉवेल्स। तो हम जब मैंने तुम्हें प्रोनाउन पढ़ाया था तो मैंने बताया था वन ऑफ द के बाद जब भी कोई नाउन आता है तो उसके बाद जब भी हमें कोई रिलेटिव प्रोनाउन लगाना हो तो ध्यान रखना कि वो वन के अकॉर्डिंग ना लग के किसके अकॉर्डिंग लगता है, बाद वाले नाउन के अकॉर्डिंग लगता है। अगर यहां पर ओनली लगा होता तो ओनली लगा होता तो हम वन के लिए लगाते, लेकिन अगर यहां ओनली नहीं है तो ये नॉवेल्स के लिए लगेगा। तो अब अगर ये नॉवेल्स के लिए लगा है तो दैट जो है वो प्लूरल हो गया, अगर दैट प्लूरल है तो उसके लिए हैव लगना चाहिए। तो इसका मतलब है कि यहां पर हमारा नो इंप्रूवमेंट है, यहां पर कोई गलती नहीं है, आंसर हो जाएगा हमारा दैट हैव, ना कि दैट हैज, क्योंकि यहां नोवेल्स है, नोवेल नहीं है, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच कैन सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंस। अब देखो यहां पर भी क्या है, यूज ऑफ फोर्स और थ्रेट्स टू गेट समवन टू एग्री टू समथिंग, मतलब किसी भी चीज के लिए किसी को मनवाने के लिए क्या करना, फोर्स का यूज करने को। ये वन वर्ड को हम क्या कहेंगे, कोएर्शन, कन्विक्शन, कन्फेक्शन या कैजोलमेंट, ठीक है, जल्दी से बताएं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा कोएर्शन। क्या हो जाएगा इसका आंसर, कोएर्शन, ठीक है। अब आते हैं हम सेकंड वाले पर, अ नंबर ऑफ स्टार्स ग्रुप्ड टुगेदर, मतलब जब स्टार्स इकट्ठे एक जगह पर होते हैं उस ग्रुप को क्या कहते हैं, तो ऑब्वियसली उसको कहा जाता है कॉन्स्टेलेशन, ठीक है। स्टार के ग्रुप का जो हमारा वर्ड होता है वो होता है कॉन्स्टेलेशन। लास्टिंग ओनली फॉर अ फ्यू शॉर्ट वाइल, मतलब जो कोई बहुत थोड़े समय के लिए हो उसको क्या कहते हैं हम, ट्रांसपेरेंट नहीं कहेंगे, टेम्पोरल नहीं कहेंगे, हाँ टेम्परेरी कहते हैं, टेम्परेट भी नहीं कहते। तो ये हमारा वन वर्ड हुआ। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा मिस स्पेल्ड, मतलब पेपर में आपके मिस स्पेलिंग भी पूछी जाएंगी, और ये 2 स्पेलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैंने यहाँ पर रखी है, ये रिपीटेडली पेपर में पूछी जाती है। तो सबसे पहला वर्ड है हमारा असैसिनेट। असैसिनेट का मतलब होता है जब किसी राजा या महाराजा या किसी बड़े नेता का मर्डर किया जाता है उसको असैसिनेट कहते हैं। तो असैसिनेट का जो स्पेलिंग होता है वो बेटा होता है ASSINAT, यानी कि मतलब इसमें डबल बार 2 S लगते हैं, ये बात ध्यान रखोगे। आस आस ऐसे याद रखोगे, आस आस, ASSINATE, असैसिनेट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एम्बेरस। एम्बेरस में भी आपको ध्यान रखना है EMBARRASS, जिसमें RRS आता है वो हमारा वर्ड होता है एम्बेरस। तो इन दोनों की स्पेलिंग और ध्यान रखेंगे, ये पेपर में रिपीटेडली पूछ ली जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक छोटा सा पैसेज है, फटाफट से मैं पैसेज पढ़ के आपको बताता हूँ और उसके आंसर हम लोग करते हैं। मैनी ईयर्स एगो देयर लिव्ड इन इंडिया अ ग्रेट किंग कॉल्ड जहांगीर। जहांगीर रहता था, he ruled over a very big kingdom or empire, so he was called an emperor.
द एम्परर वांटेड टू बी जस्ट टू ऑल हिज सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स का मतलब यहां पर उसकी प्रजा से है, सब्जेक्ट्स का मतलब उसके विषय नहीं है, प्रजा हो गई, ठीक है। सो ही वॉज कॉल्ड एन एम्परर। The emperor wanted to be just to all his subjects. He ordered his soldiers to tie a big bell in front of the palace. Then he sent the soldiers to every part of the empire. They announced that if the people had any complaint, they could come to the palace and ring the bell. The emperor himself would listen to their complaints. He would give them justice. तो ये मतलब समझ में आ गया होगा, मुझे इसे तुम्हें समझाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब एक एम्परर था, उसने क्या किया कि अपनी प्रजा के लिए अपने महल के आगे एक बहुत बड़ा घंटा लगवाया और उसने बोला कि जिस किसी को भी कोई प्रॉब्लम होगी वो आकर इसको बजाए और वो उसकी क्या करेगा, प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, उसको जस्टिस देगा। फटाफट देखना, जहांगीर वाज कॉल्ड एन एम्परर बिकॉज ही वाज अ ग्रेट किंग, ही रूल्ड ओवर अ वेरी बिग किंगडम, ही लिव्ड इन इंडिया, ही लिव्ड इन अ बिग एम्पायर मैनी ईयर्स एगो। तो सीधी सी बात है कि मैनी ईयर्स एगो देयर लिव्ड इन इंडिया ग्रेट किंग कॉल्ड जहांगीर, ही रूल्ड ओवर अ वेरी बिग किंगडम, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, व्हाट वाज द डिजायर ऑफ जहांगीर? टू ऑर्डर हिज सोल्जर्स टू मेक एनी कंक्वेस्ट टू बी जस्ट टू हिज सब्जेक्ट्स। मतलब वो क्या करना चाहता था, अपनी प्रजा के लिए बिल्कुल ऑनेस्ट रहना चाहता था, उनके लिए क्या करना चाहता था, बहुत सही डिसीजंस लेना चाहता था। द सोल्जर्स कॉल्ड ऑल द पीपल, अरेस्टेड ऑल द क्रिमिनल्स, रोड अवे अ डिस्टेंट लैंड, टाइड अ बिग बेल इन फ्रंट ऑफ द बेल। तो हमारा क्या आंसर होगा, डी। उन्होंने क्या किया, बहुत बड़ी बेल जो थी वो लटका दी थी और जिसको भी कोई प्रॉब्लम हो वो आकर उसे बजाए और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। नेक्स्ट है, कंप्लेंट मीन्स कंप्लीट कॉम्प्लेक्सिटी, ऑब्जेक्शंस या डिजास्टर। ऑब्वियसली कंप्लेंट का मतलब ऑब्जेक्शंस होता है, जब आप किसी को कंप्लेंट करते हो तो आप किसी ऑब्जेक्शन को लेकर आते हो। द पीपल वुड रिंग द बेल इफ दे वर अरेस्टेड, दे वेंट टू द पैलेस, दे हैड एनी वेल्थ या दे वांटेड जस्टिस। ऑब्वियसली जब उनको जस्टिस चाहिए होगा तो वो क्या करें, आकर घंटा बजाएं और वो अपना जस्टिस ले लें। चलिए, तो ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेट थर्ड, ठीक है। इसको मैंने सारे को आपको क्लियर करके बताया है, आप लोग इसको देख लें। ये जस्ट फॉर प्रैक्टिस था, इसीलिए मैंने इसको जल्दी जल्दी करवाया, इतना टफ नहीं था, लेकिन आपके प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू।